नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना यूनिक चैनल फिजिक्स क्रैकर जैक में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का 7 लेक्चर नंबर 7 है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, कंडक्टर क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पढ़ेंगे। फिर हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे स्फीयर के बारे में। स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने का तरीका होता है वो किस प्रकार से होता है, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग कैविटी पे बात करेंगे, कैविटी टाइप पे चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करें मटेरियल के बारे में, क्योंकि मटेरियल पहले आना चाहिए। मटेरियल के बारे में, मटेरियल तो मटेरियल थोड़ा स्पेलिंग में देख लेना, है ना, बाकी देख ले। मटेरियल जो होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है ना, ध्यान देना भैया। मटेरियल तो जो पहला होता है वो कैसा होता है? कंडक्टिंग मटेरियल होता है, या फिर कंडक्टर बोल दो, सिंपल सा भी, सीधा सीधी। कैसा होता है? कंडक्टर टाइप का होता है। दूसरा कैसा होता है? सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है। एंड तीसरा जो होता है अपना वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है। 3 टाइप के मटेरियल हम लोग को पढ़ना है। कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, और क्या होता है? इंसुलेटर। अभी जो अपना सिलेबस में है सिर्फ हमको कंडक्टर पढ़ना है। सेमी कंडक्टर अपने आप में एक चैप्टर है। इंसुलेटर का बहुत छोटा सा ज्ञान हम लोग को जानना है। तो कंडक्टर में क्या होता है भाई? तो अगर हम लोग बात करें कंडक्टर का, पहले बेसिक बातें देख लेते हैं कंडक्टर का कहानी, फिर हम लोग सारा चीज़ कंडक्टर पे फुल पीएचडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कंडक्टर क्या होता है। तो इसमें बोला गया कि ऑल इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव विदिन सर्टेन बाउंड्रीज। भाई इसमें ये बोला गया कि आपके पास कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा वो सब फ्री होगा। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं कि वो निकलकर दूर भाग रहा है। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन निकलकर मतलब यहाँ से यहाँ कूद रहा है, यहाँ से यहाँ कूद रहा है, यहाँ से यहाँ कूद रहा है, नहीं। वो अपने सर्टेन बाउंड्री में ही, जो भी उसका बाउंड्री है, जितना में मटेरियल है, सर्टेन बाउंड्री या सर्टेन सरफेस बोल दो, उसी सरफेस के अंदर ही अपना वो करता है। तो ये बात ध्यान रखें कि सर्टेन बाउंड्री के अंदर ही होता है। दूसरा पार्ट अगर हम लोग बात करें इसमें, इसको पॉज करके लिख लें, इसको हटा रहे हैं कंडक्टर को। उसी तरीक़े से अगर हम सेमी कंडक्टर पे बात करें, कंडक्टर पे अभी और चर्चा करेंगे पर थोड़ा थोड़ा हम सब पे बता देते हैं। आज सेमी कंडक्टर पे बात करें तो इसमें बोला गया कि सम इलेक्ट्रॉन आर फ्री, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फ्री होगा, फ्री टू मूव। इसमें एक एक्सेप्शन बोला गया कि इफ टेम्परेचर इज वेरी लो, यहाँ पर टेम्परेचर इज वेरी लो, देन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सेमी कंडक्टर आपका होगा, क्या होगा? सेमी कंडक्टर जो होगा वो बिहेव्स एज अ इंसुलेटर का मतलब होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो। इंसुलेटर, सॉरी लास्ट में इंसुलेटर लिखूँ, इंसुलेशन नहीं, इंसुलेटर होगा। तो सिंपल सा यहाँ पर शब्दों में बोला गया कि सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्री होते हैं, बट अगर आपके पास टेम्परेचर बहुत कम हो, लो हो, तब कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर भी किसके तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर। तो सर इंसुलेटर क्या होता है? भाई इंसुलेटर यहीं पे देख लो, इंसुलेटर क्या होता है, इस चीज़ को समझें। इंसुलेटर क्या होता है? इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सब के सब बॉन्ड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, है ना, बॉन्डेड होते हैं इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे बंधन होता है। तो नो एनी इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, इसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर। पर अभी जो हम लोग को पढ़ना है, अपने सिलेबस में जो पढ़ना है वो कंडक्टर को पढ़ना है भैया। कंडक्टर ही हमारे सिलेबस में है, और ये बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, देखकर ही पता चल जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में जब देखोगे, एग्ज़ाम में आए हुए सवाल जब देखोगे तो पता चलेगा हाँ सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेनली अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? कंडक्टर पे। तो कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया? छोटा छोटा पॉइंट है भाई, जितना पॉइंट जैसे हमको याद है वैसे आपको याद होना चाहिए।
अभी जितना पॉइंट अभी रटाएंगे वो ऐसा होना चाहिए। सर रटाने का बात करें सर लॉजिकली बताओ, लॉजिकली बताएंगे पर रट कर रखना पड़ता है क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा आता है। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये सब चीज़, डायरेक्ट एक बार में क्लिक करना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर के हम लोग बात करें, जैसे आप मान लीजिए आपको एक कंडक्टर ले लीजिए, आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, ये एक ऐसा मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है आपके पास, एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सोचिए ये कंडक्टिंग मटेरियल जो था पहले अनचार्ज था, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो भाई नेट चार्ज इस पे क्या था, जीरो था। खैर, जितना प्लस चार्ज भी है माइनस चार्ज भी है इस पे, तो एक काम किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई किए, क्या प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भागेगा, मतलब प्लस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला जो है ए साइड आ जाएगा। ध्यान रखना, जो प्लस वाला है वो कुछ इस प्रकार से होगा, यहाँ से इस तरीका से होगा, ठीक है। और माइनस वाला जो है इस तरीका से होगा, माइनस का जो पार्ट है देखो ये इस तरीका से होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है जो नेगेटिव चार्ज वाला था वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ गया, क्योंकि नेगेटिव जब चार्ज होता है तो जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, तो इसलिए सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया एंड सारा पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया। तो आप देख सकते हैं कंडक्टर में चार्ज का रीअरेंजमेंट होने लगा। अच्छा, इस चार्ज का रीअरेंजमेंट जो हो रहा है इस तरीका से हम कह सकते हैं कि चार्ज का इंड्यूस हो रहा है, एक नया चार्ज का इंड्यूस हो रहा है। तो इस चार्ज का रीअरेंजमेंट से एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। कैसे, देख प्लस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा इस प्लस वाले चार्ज के कारण, और क्या ये माइनस वाला चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो अपने तरफ होता है। तो एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है इनसाइड द कंडक्टर। फिर से हम रिपीट करते हैं कि जैसे ही कोई कंडक्टिंग मटेरियल है आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीजिएगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज जो डिस्प्लेस होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पर देखिए इस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज से, चार्ज का रीअरेंजमेंट से क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ई इंड्यूस, इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड, ऐसे लिख देते हैं। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसे, ये प्लस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और माइनस वाले चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, क्योंकि प्लस वाले के कारण डायरेक्शन दूर भागता है, माइनस वाले के कारण तो पास ही आता है। तो ये चार्ज का रीअरेंजमेंट तब तक ऐसे होते रहता है, और रीअरेंजमेंट होने से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही हो रहा है। तो चार्ज का रीअरेंजमेंट तब तक ऐसे होता रहता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटरनल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, तब तक ये चार्ज का रीअरेंजमेंट होते रहता है। कहने का मतलब आप कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां पर, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। भाई सिंपल सा, ध्यान से देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई ध्यान दे भाई, जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो आपका चार्ज रीअरेंज होने लगता है, जिसके कारण एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो सर रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज कब तक होता है सर, तो ये तब तक होता है जब तक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। तो जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, अंदर जीरो। तो इसका मतलब हम लोग जान गए कि कंडक्टर के जो अंदर पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है, मतलब अंदर कहीं भी देख लीजिए तो आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी आप कंडक्टिंग मटेरियल लें तो हमेशा रट लें कि इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो जीरो होगा। तो हम यहां पर लिख लेते हैं पॉइंट के फॉर्म में कि इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ऑन अ कंडक्टर, है ना, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे कहाँ, ऑन अ कंडक्टर पर, देन चार्ज री अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द नेट इलेक्ट्रिc field inside the conductor
इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये प्रॉपर्टीज नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, सेकेंड प्रॉपर्टी, जितने भी प्रॉपर्टी हम फिर से बता रहे हैं भाई, इससे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से सवाल आता है जेईई मेन में। डायरेक्ट, एडवांस तो नहीं कर सकते पर जेईई मेन में और नीट में डायरेक्ट प्रॉपर्टी से सवाल आपको दे देगा, डायरेक्ट एकदम दे देगा। मतलब इसे नॉमेरिकल टाइप का नहीं, थ्योरेटिकल टाइप का होगा, इसलिए इसको बारीकी से समझा रहे हैं। आप देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी इसका, सेकेंड प्रॉपर्टी अगर आप देखिएगा, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, अभी हम क्या बोले कि कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल आपका है, देखिए कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है या फिर सीधा मटेरियल, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, कंडक्टर सीधा सीधी बोल देते हैं, ये कंडक्टर है। और यहाँ पर ये बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द कंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अच्छा एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग क्या कुछ इस तरीका से पढ़े थे, dV/dx पढ़े थे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। अरे भाई v वेलोसिटी मत मान लेना, ये पोटेंशियल है, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जहाँ जहाँ है, क्या वहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अरे ये तो मज़ा आ गया भाई, ये पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब अगर हम बोले ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट ई है, तो बताओ कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल ए का होगा वही बी का होगा, वही सी का होगा, वही डी का होगा और वही ई का होगा। अरे ये तो बहुत अच्छा, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आ गया भाई। देख लो कितना सुंदर रिजल्ट है ना। बिल्कुल बेसिक सा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ऑब्वियस है पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और पोटेंशियल कांस्टेंट होगा भाई तो कहीं भी देख लो पोटेंशियल इस रीजन में, पूरे रीजन में हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि कंडक्टर बिहेव्स एज अ, यहाँ पर सीधा सीधी लिख सकते हो कि कंडक्टर बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल सा, जो कंडक्टर है आपका किसके तरह बिहेव करेगा। अच्छा सरफेस भी कह सकते हो, या फिर थोड़ा और अच्छा लिखना हो, थोड़ा और अच्छा से लिखना हो तो इक्विपोटेंशियल रीजन बोल दो भाई। ये सरफेस थोड़ी ना, ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन है बोल सकते हो। तो आपका जो भी कंडक्टर है उसके अंदर तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और साथ ही साथ वो पूरा कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो आपका सेम होगा। चाहे आप अंदर के पॉइंट पर लिख लें, चाहे आप उसके सरफेस पर पॉइंट पर लिख लें, कोई भी एक पॉइंट का पता हो तो आपको हर पॉइंट का आपको पता हो जाएगा कंडक्टर में। तो ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट हो गया भाई। कंडक्टर बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, या फिर यूँ बोल सकते हो कि इक्विपोटेंशियल रीजन। चलिए आपको हम तीसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हालांकि इससे रिलेट करके एक अच्छा क्वेश्चन भी करा देते हैं, पर उससे पहले एक और अच्छा पॉइंट बताते हैं। इसमें जो तीसरा प्रॉपर्टी है, जैसे ही बोला गया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है कंडक्टर, यार इक्विपोटेंशियल बात आते ही, इक्विपोटेंशियल नाम आते ही मन में आना चाहिए कि मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा या तो ओरिजिनेट हो सकता है या तो टर्मिनेट हो सकता है, तो वो परपेंडिकुलरली होगा। तो इन कंडक्टर में तो यहाँ पर बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट इज परपेंडिकुलरली, पूरा लिख दो, परपेंडिकुलरली। इसको एक बार देख लो ढंग से, स्पेलिंग देख लेना, परपेंडिकुलरली टू द कंडक्टर। सिंपल सा बोला कि अगर आपका लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या ओरिजिनेट हो रहा हो या टर्मिनेट होगा, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर थोड़ा और अच्छा से लिख सकते हो, सरफेस ऑफ, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सरफेस ऑफ कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए, देखिए आपके पास ये कंडक्टर आपका, थोड़ा और छोटा बनाते हैं कि और अच्छा से फिगर बना सके। ठीक है, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर कैसे होगा, ये बना लीजिए ऐसे।
तो यहाँ पर देखेंगे लाइंस जो होता है कुछ इस तरीक़ा से ऐसे पहले यहाँ से चला जाता है, अगर बाहर ज़्यादा बाहर हो तो सरफेस पर कनेक्ट भी नहीं होगा। फिर अगर आपका पास ये आता है तो देखिए ये परपेंडिकुलरली ऐसे गिरता है, फिर यहाँ से परपेंडिकुलरली निकलता है। सर आप तो अंदर नहीं बनाएं सर, तो अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। चलिए ये वाला अगर देखिएगा तो परपेंडिकुलरली क्या कुछ यहाँ से ऐसे जाके होगा, रेडियली, यहाँ पे भाई रेडियली ही ऐसे आएगा ना, तभी तो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से भी कुछ 90 डिग्री पर ही निकलेगा ऐसे, यहाँ पर भी आप देखिएगा तो ऐसे करके 90 डिग्री पर निकलेगा। तो ऑरिजिनेट हो चाहे टर्मिनेट हो आपका परपेंडिकुलरली होना चाहिए, ऑरिजिनेट हो चाहे टर्मिनेट हो आपका परपेंडिकुलरली होना चाहिए। देखिए ये सीधा सीधी है तो भाई ये सीधा वाला तो डायमीटर वाला अपने आप में 90 डिग्री है। जैसे ही नीचे आ जाते हैं आपको कुछ इस तरीक़ा से आएगा, यहाँ से इस तरीक़ा से निकलेगा। अभी देखिएगा ये आपका ऐसे गया, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से उठा तो यहाँ से कुछ इस तरीक़ा से आपका आएगा, देखिएगा ऐसे आएगा, यहाँ से आएगा। ये वाला आपका 90 डिग्री पर ऐसे जाके मिला तो यहाँ से भी आपका ऐसे 90 डिग्री पर निकलेगा। यहाँ से ऐसे हुआ तो थोड़ा सा ये आएगा, क्योंकि ये ज़्यादा बाहर हो गया तो वो ज़्यादा टच नहीं हो पाया। तो अगर आप कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखिए इस प्रकार से होगा। आप बस इसमें ध्यान ये रखना है कि कंडक्टर बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड देन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गुजारोगे, मतलब पास कराओगे, तो हमेशा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, सीधा सीधी ऐसे नहीं कि सीधा चल जाएगा। जैसे एक बार जेईई एडवांस में इसे सवाल पूछ चुका है। जैसे क्या सवाल पूछा था, जैसे हम आपके पास यहाँ पर दे रहे हैं एक कंडक्टर है, हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल है या कंडक्टर ले लो, इस तरीक़ा से कंडक्टर है। अब यहाँ से एक लाइंस को इस तरीक़ा से बनाया गया, देखिएगा यहाँ पे ये जो है इस तरीक़ा से है। एक तो आपको सीधा सीधा लाइन बना दिया गया इस तरीक़ा से, दूसरा जो है ऐसे बनाया गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर तो लाया गया, देखिएगा ऐसे लाया गया, यहाँ पर ऐसे लाया गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, और यहाँ पे फिर जो है आपका इस तरीक़ा से ऐसे परपेंडिकुलर निकाला गया। दूसरा जो है आपका इस तरीक़ा से है, ऐसे यहाँ से ऐसे लाया गया, यहाँ पर ऐसे लाया गया ऐसे, और यहाँ से आपका ऐसे करके निकाला भी गया, ऐसे निकाला गया, ठीक है। और एक जो है आपका यहाँ से सीधा ऐसे लाकर और एक यहाँ से ऐसे लाया गया। ये 3 ऑप्शन आपके पास है, ए बी सी, और आपके पास एक डी ऑप्शन है। तो आप 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना था। हालांकि 4 अलग अलग फिगर था, हम एक ही साथ में फिगर बना दिए हैं, लेकिन ये फिगर जो था 4 अलग अलग फिगर था। तो आप देख के बताइए कि इसमें एक कंडक्टर अगर है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, वो सही है। तो ऑब्वियस है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो नहीं सकता, तो ए और बी तो होगा नहीं भाई, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हो नहीं सकता। बाहर में है तो ये 90 डिग्री पर नहीं है, क्योंकि डायमीटर तो ये वाला होता ना, यहाँ पर वाला होता, तब सीधा सीधा माना जाता, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन बचा, डी ऑप्शन बचा, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली देखो हो रहा है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं है। तो इस तरीक़ा से आप सवाल को इसमें डील कर सकते हैं। चलिए और इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में आपको और भी सारा चीज़ बताते हैं। जैसे इसमें इक्विपोटेंशियल रीजन में जैसे आपको एक सवाल कराते हैं, हालांकि प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं हुआ, पर यहीं पे जहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उससे रिलेट करके सवाल हम वहीं पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है और ये आपका पॉइंट मान लीजिए P है और ये वाला पॉइंट आपका A है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो R है, और यहाँ से मान लीजिए आपकी यहाँ से एक Q दूरी पर है, यहाँ से ये आपका जो है X दूरी है, यहाँ से X दूरी है आपका, ये वाला दूरी जो है कितना है, X है। तो यहाँ पर बोला फाइंड, यहाँ पर बताना है कि पोटेंशियल पॉइंट ए पर पोटेंशियल बताएं कि क्या होगा, आपका ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। तो भाई सिंपल है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल ले, ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। तो ऑब्वियस है हम आपको ऑप्शन देते हैं, आप लोग को देखना है कि ऑप्शन के अनुसार क्या मारते हैं, है ना। पॉज करके देख लीजिएगा। ऑप्शन पहला जो होगा ए पॉइंट पर होगा वो क्या, के क्यू बाई एक्स होगा। जो बी ऑप्शन होगा वो के क्यू बटा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। एंड सी ऑप्शन जो होगा वो के क्यू बाई आर होगा। एंड डी ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए चारों ऑप्शन में आप लोग करिए और जल्दी से सोचिए, इसमें जल्दी से सोचना है, बिल्कुल फास्ट सोचना है। पोटेंशियल भाई अभी का जो प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं बस उसी के बेसिस पे है, बस इतना याद रखें, उसी के बेसिस पे ये बताया गया।
ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले हम लोग जानते हैं कि ये सबसे पहले इक्विपोटेंशियल रीजन है, तो जो P का पोटेंशियल होगा वही मेरे लिए क्या होगा, A का होगा। ये ऐसा मान लीजिए पहला सवाल है, बाकी इसमें कुछ और भी सवाल कराएंगे। जो भी पोटेंशियल P का होगा वही क्या होगा, A का होगा। तो P का कितना है पोटेंशियल, तो P का इस Q के कारण कितना हो जाएगा, KQ। ध्यान से देखिएगा, इस P का जो पोटेंशियल होगा, ये वाला P का जो पोटेंशियल होगा वो KQ बटा कितना होगा, x होगा। तो वही मेरे लिए A होगा, मतलब ऑप्शन नंबर A सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, A सही है। आपका KQ बटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। A पर पोटेंशियल जो होगा वो KQ बटा कितना होगा, आपका क्या होगा, x होगा। ठीक है, यहाँ पर तो कई लोग अभी कंफ्यूजन में, सर ऐसे कैसे होगा, सर ये दूरी भी तो है, सर इस Q के कारण निकालना है तो हम सीधा सीधे निकाल लेंगे। लेकिन वो भूल जाता है कि यहाँ पर सिर्फ Q के कारण ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू Q, नहीं, वो तो सीधा सीधी बोला A पर पोटेंशियल। तो भाई इस Q के कारण ये जो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टर जो है, आपको ये जो दिख रहा है कंडक्टर, वही चार्ज का रीअरेंजमेंट भी तो हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, चार्ज का रीअरेंजमेंट भी तो हो रहा है। ये इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है, इधर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है। तो भाई चार्ज के इंड्यूस के कारण भी तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर चार्ज का जो इंड्यूस चार्ज होगा उसके कारण भी जो पोटेंशियल होगा उसको काउंट करके निकाला गया। यहाँ पर जो है ए पोटेंशियल दो तरीका से यहाँ पर हो, देखिए कैसे है, हम आप बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये ऑप्शन तो हो गया। ये जो ए पोटेंशियल है, कॉन्सेप्ट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ढंग से समझेंगे। ये जो ए पोटेंशियल आया वो KQ बाई जो x आया, असलियत में ए का एक इंड्यूस चार्ज के कारण है। ए किसके कारण है, ए जो है, ध्यान देखिएगा, ये इंड्यूस चार्ज के कारण भी है एंड प्लस ए का ड्यू टू Q के कारण भी है। ये मिला के आया है KQ बाई x, क्योंकि सवाल आपसे जो पूछा गया था वो नेट पूछा गया था, ऐसा कुछ बोला नहीं गया था कि आप इंड्यूस के कारण निकालें या फिर आप Q के कारण निकालें। अगर सिर्फ Q के कारण निकाला गया होता तब देखिए ये Q के कारण है। अगर आपसे पूछता कि नहीं भैया, ये सेकंड सवाल हम पूछ दिए कि पोटेंशियल A पर बताओ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज के कारण, ड्यू टू, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सवाल सेकंड लिख दिए, ड्यू टू किसके कारण, इंड्यूस चार्ज के कारण। तो आपको अगर ये निकालना है तो भैया ये पता है आपको कैसे, अगर ए पर पोटेंशियल ड्यू टू Q के कारण निकालेंगे आप तो KQ बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, क्योंकि आपका सिर्फ फिर ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। और इस चार्ज के कारण ये वाला दूरी आप देख सकते हैं R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं KQ बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो A आ गया Q के कारण, तो आप इसको क्या करें, यहाँ पे पुट कर दें। अब यहाँ पे इंड्यूस के कारण आ गया, यहाँ पर किसके कारण, इंड्यूस, तो आ जाएगा आपका KQ बाई x माइनस KQ बाई रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो देखिए आपके पास ये आ गया। तो समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर A का पूछा पर ऐसा नहीं पूछा कि सिर्फ Q के कारण बताएं या फिर इंड्यूस चार्ज के कारण। ये A के पास जो पोटेंशियल आएगा वो दो कारणों से आएगा, एक तो ये Q के कारण आएगा और दूसरा जो इस Q के कारण जो फील्ड होगा उसके कारण चार्ज का रीअरेंजमेंट होता, तो जो चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा उसके कारण भी तो यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों मिला के KQ बाई x आता है। तो सर आप P पर क्यों नहीं लिखें, इंड्यूस के कारण, तो ये P पे भी इंड्यूस के कारण है प्लस Q के कारण है, पर इंड्यूस वाला जीरो है। सर ऐसे कैसे सर, तो जितना इधर प्लस चार्ज होगा उतना ही इधर माइनस चार्ज होगा, तो प्लस वाला के कारण पोटेंशियल जितना होगा उतना ही माइनस वाला के कारण होगा, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जोड़ोगे तो जीरो ही तो होगा रे भाई। तो समझ लो, ध्यान से देखो, यहाँ पर भी दोनों कारणों से आया है। तो इस बात को ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है ए अगर कभी भी कंडक्टर देकर इस तरीका से देकर आपको ए के कारण पूछा जाए पोटेंशियल, तो आप ध्यान रखें यहाँ पर कि ए के कारण जो पोटेंशियल होगा वो दोनों कारणों से पूछा गया है, एक इंड्यूस के कारण एक Q के कारण। अगर आपको सिर्फ इंड्यूस के कारण होगा तो पहले नेट निकाल लें यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखें और ए Q के कारण निकाल लें, उसके बाद आपको इंड्यूस अपने आप दिख जाएगा। चलिए एक सवाल आपके लिए एक और देते हैं सवाल, उसको सॉल्व कीजिए अच्छे से। हाँ भाई, जैसे कि मान लिया जाए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे, ठीक है,
और यहाँ पर फिर से बाहर आप Q चार्ज ले लीजिए और ये दूरी आपका जो है x ले लीजिए, ये सेंटर है, ठीक है, और ये पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट आपका A है, ठीक है, जो कि यहाँ से ये वाला जो दूरी है आपका, ये एक तो रेडियस r ले लीजिए ये, और ये जो दूरी आपका होगा वो r/2 होगा। ये वाला दूरी कितना होगा? r/2 होगा। तो आप यहाँ पर सवाल ये है कि आपको बताना है पोटेंशियल कहाँ पर बताना है, A के पास बताना है, ड्यू टू किसके कारण? इंड्यूस चार्ज के कारण। किसके कारण बताना है? इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल बताना है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं ए के इंड्यूस चार्ज के कारण। अभी तरीका बताएं। तो सबसे पहले एक बात को ध्यान रखें, इसमें हम ही सॉल्व करते हैं पर आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर से हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल P का होगा वही A का होगा। तो भाई P का पोटेंशियल दो कारणों से होगा, एक इंड्यूस चार्ज के कारण से होगा, एक Q के कारण से होगा। भाई इंड्यूस चार्ज के कारण से जो P पर होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जितना प्लस वाला इधर आएगा माइनस वाला इधर आएगा उतना ही प्लस वाला इधर आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ उसके कारण होगा, तो सिर्फ क्या होगा? KQ/X बराबर A, ठीक है। पर A में भी क्या हो गया? A में भी एक इंड्यूस के कारण होगा और एक किसके कारण होगा? Q के कारण होगा। तो आप देखिए ये हमको A इंड्यूस के कारण निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? KQ/X एंड माइनस पोटेंशियल एट A ड्यू टू Q। अब इस Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? तो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? X, और यहाँ से यहाँ कितना है? r/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देख लीजिए, KQ/X माइनस KQ/X प्लस r/2। तो आपका ये आंसर हो गया A पर इंड्यूस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल आपका आएगा, आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई आगे अब हम लोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रॉपर्टी। 3 प्रॉपर्टी हो गया था, चौथा प्रॉपर्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें बोला गया कि जैसे आप कोई भी कंडक्टर को आप अगर चार्ज देते हो कोई भी कंडक्टर को, तो वो चार्ज जो होता है वो सरफेस पर ही रह जाता है। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ाए थे। यहाँ पर बोला गया कि इफ चार्ज गिवन टू द सरफेस, गिवन टू द कंडक्टर, सरफेस नहीं कंडक्टर, देन चार्ज reside to the outer surface of कंडक्टर। यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे आप कोई कंडक्टर लीजिए, अगर हम इस कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो ये जो चार्ज है वो आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर में ही रह जाता है। ऐसे अब ये सॉलिड हो अदरवाइज या तो हॉलो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड होगा तो भी सरफेस पर ही चार्ज रहेगा, और अगर हॉलो होगा तो भी सरफेस पर होगा। हॉलो है तो सरफेस पर होगा ही होगा, ये थोड़ा सा ऐसे भी समझ में आ रहा है। पर अगर सॉलिड कंडक्टर भी हो चाहे हॉलो कंडक्टर, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लिख देते हैं सॉलिड कंडक्टर हो चाहे हॉलो कंडक्टर हो, सॉलिड कंडक्टर हो चाहे हॉलो कंडक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जो होता है वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रिसाइड हो जाता है, मतलब छिड़का देता है ना, छिड़काया जाता है, ऐसा लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कैसे होता है, ये कैसे पॉसिबल है कि सर बाहर ही क्यों है? तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे आप एक काम कीजिए कि कंडक्टर के जस्ट इनसाइड में आप एक गॉसियन सरफेस लीजिए, कंडक्टर के जस्ट अंदर एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, एक गॉसियन सरफेस, ध्यान से देखिएगा, जस्ट इनसाइड। ये क्या है? जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर टेकिंग गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस लिए। अब इसमें अप्लाई करें गॉस लॉ। यहाँ पर क्या करें? अप्लाई करें, अप्लाई गॉस
लॉ। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अंदर चार्ज नहीं जाता है, अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ से अंदर चार्ज जो होगा अंदर में जाता ही नहीं कंडक्टर में। तो जब अप्लाई करिएगा तो क्या होगा, ई डॉट डी एस होगा बराबर क्या आएगा, क्यू इन बटा क्या आ जाएगा, आपका एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। तो ये आप देखिए ई डी एस आप ऐसे ही रहने दीजिए, इंटीग्रेशन डॉट तो हट ही जाएगा क्योंकि सेम रहेगा, थीटा जीरो रहेगा। यहाँ पर से देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो। सर तो ये तो जीरो हो गया, मतलब क्यू इन बटा एप्सिलॉन नोट जीरो, तो सर क्यू इन कितना, जीरो। अरे ये तो अपने आप प्रूफ हो गया भाई, कंडक्टर के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता। कैसे चार्ज होगा, आप कंडक्टर को चार्ज दीजिएगा अंदर जा ही नहीं सकता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है अंदर में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर जीरो है इनसाइड द कंडक्टर, देन वी कैन से दैट इनसाइड चार्ज जो होगा, चार्ज इनक्लोज जो होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो सिंपल सा आप यहाँ से कह सकते हैं कि क्यू इन जीरो कैसे होता है, क्यों होता है, और सरफेस पर ही चार्ज क्यों आता है कंडक्टर को जब आप चार्ज देते हैं। तो ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। अब आया कि सर कंडक्टर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर बोला गया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब सिग्मा, क्योंकि कंडक्टर है तो सारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पर होता है, मतलब एरिया पे होता है, तो हम वहाँ पे सिग्मा यूज कर सकते हैं। तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ज़्यादा होगा वहाँ पे सिग्मा का वैल्यू कम होगा, और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे सिग्मा मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। जैसे आप कोई एक सरफेस इस तरीक़ा से ले लीजिए, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ऐसे लिया गया है, इस तरीक़ा से लिया गया। अब इस सरफेस अटपटा कुछ भी ले लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, तो यहाँ पे देखिएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होता है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कम होता है। देखिएगा यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो यहाँ पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। यहाँ पर फिर से देखिए बढ़ गया, फिर यहाँ पर ज़्यादा होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पर फिर देखिए बढ़ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे यहाँ थोड़ा फैल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा, फिर यहाँ पे फैल जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा होगा, फिर यहाँ पे दूर दूर तक होगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीक़ा से है, यहाँ पे तो बहुत दूर दूर होगा, फिर देखिएगा यहाँ पे बहुत नज़दीक होगा। चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे और नज़दीक होगा, यहाँ पे इस तरीक़ा से। तो देखिएगा कि जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे पता करते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीक़ा से सर्किल बना लीजिए, दिख जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका ज़्यादा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो देखिए जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होता है देखिए वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, है ना, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता है, और जहाँ पे कर्वेचर कम होता है ज़्यादा होता है कर्वेचर, वहाँ पे रेडियस ऑफ चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ऐसे फाइनल कह दो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में फाइंड आउट करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करें, सबसे पहले एक कंडक्टर ले लें, अटपटा सा कुछ भी कंडक्टर ले लें।
अब इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरीक़ा से कर देते हैं, यहाँ पर इस तरीक़ा से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भैया। अब जस्ट आउटसाइड मतलब यहाँ पे निकालना है। तो सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो किसके कारण निकलेगा? ये पूरे चार्ज के कारण निकलेगा, ये पूरे कंडक्टर के कारण निकलेगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि स्पेयर टाइप का कंडक्टर हो, क्लोज हो, इस तरह का चीज हो, इस तरह का क्लोज कुछ भी हो, कैसा भी शेप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट ले जिसमें गॉसियन सरफेस बन जाए। तो आप यहाँ पे ऐसे गॉसियन सरफेस बना लें, सिलेंड्रिकल टाइप का चीज़ को, गॉसियन सरफेस, जो कि आपका ये एरिया हो जाएगा। छोटा सा एलिमेंट है, एलिमेंटल एरिया जो हो जाएगा, एलिमेंटल एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, DA। और ये इसमें आप लिख सकते हैं, पहले ये गॉसियन सरफेस है, ये जो बनाया गया वो कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड निकालना, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा भाई, अगर ये छोटा सा एलिमेंट ऐसे हम लिए, एलिमेंट अभी इसमें नहीं लेना, यहाँ पे जस्ट आउटसाइड निकालना है, तो यहाँ पे हम ये गॉसियन सरफेस बना दिए इस तरीक़ा से, क्योंकि इसमें यही सेट होगा गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बता रहे हैं ड्यू टू कंडक्टर है, कंडक्टर पे जितने चार्ज है सबके कारण। अब बच्चा क्या कर लेता है, सर आप तो इतना छोटा के लिए कर रहे हैं सर, तो इसके कारण निकला। नहीं भैया, वो तो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस तो निकलता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो सारे चार्ज के कारण निकलता है। कहाँ ऐसा बोला गया कि इसके कारण, जो एलिमेंट लेता है उसके कारण? तो याद रखना, ये गॉसियन सरफेस है, फेस एरिया हमको ये DA हो गया, जो एलिमेंट्री एरिया है, एलिमेंटल एरिया है, जो फेस एरिया DA कह सकते हो। तो यहाँ पे फिर से 3 सरफेस है, ये पहला सरफेस है, ये वाला सेकेंड सरफेस है, और अंदर वाला क्या हो गया, थर्ड सरफेस है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला, अगर इस सरफेस का बात किया जाए तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सरफेस पे, ये वाला, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। लेकिन इधर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये गॉसियन सरफेस पर बोल रहे हैं, गॉसियन सरफेस हो लिया गया, क्या एरिया वेक्टर इधर होगा कि नहीं होगा, एरिया वेक्टर होगा इधर होगा। तो देखिए एंगल कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। और ये सब तो टाइम पास हो चुका है भाई, बहुत बता चुके हैं। तो इसके कारण फ्लक्स कितना हो गया, 0। अच्छा सोचिए, अंदर वाला में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो E.ds 0 हो गया। ये तो 90 के कारण 0 हुआ, ये ऐसे ही 0 हो गया। जैसे यहाँ पर हम E.ds अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉस लॉ, यहाँ पर लिख लिए, अप्लाई कौन सा लॉ, गॉस लॉ, ठीक है, अप्लाई करें गॉस लॉ। तो E.ds बराबर क्या हो गया, Q इन बटा एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख सकते हैं ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा सरफेस हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पहला सरफेस सेकेंड सरफेस के कारण 0 किसके कारण हुआ, ड्यू टू E इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। एंड थर्ड में 0 किसके कारण हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अंदर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है। यहाँ पर 0 होने के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर 90 है, तो सिर्फ एक के कारण नॉन 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, E.DA। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये वाला के कारण एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो भी किधर है, ऊपर है। तो E.DA हो जाएगा। थीटा का वैल्यू तो यहाँ 0 हो गया इसके लिए, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। क्यूइन क्या होगा, आप क्यूइन भी निकालें, तो क्यूइन क्या होगा, तो सिग्मा तो दे रखा, यहाँ पर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर दे रखा, क्योंकि सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सरफेस के लिए क्या यूज करते हैं, सिग्मा यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि क्यूइन जो हो जाएगा यहाँ से, क्या सिग्मा इंटू उस एरिया से मल्टीप्लाई करो जो एरिया उसके अंदर हो। भाई ये गॉसियन सरफेस है, तो इसी के अंदर कितना चार्ज है, इसी यही निकालना है ना। तो भाई गॉसियन सरफेस के अंदर देखो कितना एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो DA एरिया में, तो हमको 1 मीटर स्क्वायर में पता है, तो DA में कितना हो जाएगा, सिग्मा DA। और ऐसे भी ये बहुत बार बता चुके हैं, समझाने का जरूरत इतना नहीं है। तो ये हो जाएगा सिग्मा DA बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये DA क्या हो गया, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। याद रखना ड्यू टू कंडक्टर है, ऐसा नहीं। कई बच्चे समझ लेते हैं सर आप तो एलिमेंट ये लिए हैं सर इसके कारण निकाल रहे हैं, नहीं भैया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला में यूज होता है ड्यू टू द ऑल चार्जेस होता है, ना कि एक पार्टिकुलर के लिए होता है। ये तो गॉसियन सरफेस सिर्फ लिया गया है, ताकि गॉसियन सरफेस यही तो आसान करता है गॉस लॉ, इसी चीज को तो आसान करता है कि वो निकालता है एक पार्ट के लिए और निकल जाता है सारा पार्ट के लिए। तो यहां पर जरूर लिए हैं पॉइंट, और इसके कारण क्यूइन विन जो भी लिया गया
लेकिन ये जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो ड्यू टू द कंडक्टर के कारण, मतलब ये कंडक्टर पे जितने चार्ज हैं उन सारे चार्ज के कारण निकला है। और जस्ट आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? चलिए भैया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक और प्रॉपर्टी जो हम लोग कंडक्टर में पढ़ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है? तो अभी बताए थे कि भाई चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने का प्रयास करेगा। कैसे? देखें ध्यान से कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीक़ा से कोई कंडक्टर है, मान लिया जाए इस तरीक़ा से, ऐसे कोई कंडक्टर है, ऐसे कंडक्टर है, और यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पे ज़्यादा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, और जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम करें। अब भाई ये जो चार्ज है ऐसे थोड़ी ना कि आराम से बैठे भाई ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। तो देखा ना कंडक्टर में एक स्ट्रेंथ आ रहा है, मतलब स्ट्रेंथ कहने का सेंस क्या? खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, मतलब एक ताकत लग रहा है। मतलब ये इसको रिपेल करेगा तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, तो खिंचाव आएगा कि नहीं आएगा? तो खिंचाव आएगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को इलेक्ट्रिक प्रेशर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होता है, क्या होता है, ये निकाल के बताना है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक प्रेशर यहाँ पे। तो एक बात बताएं, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना। बस इतना याद रखें, प्रेशर जो होगा वो जो होता है वो क्या होता है? प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स यहाँ पर क्या होगा? Q इंटू ई। चलिए कुछ गलत फहमी वाला पहले हम लोग गलत करके दिखाते हैं कि कई बच्चे उस चीज़ को गलत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा शानदार कॉन्सेप्ट यूज़ होता है जो कि होता ईजी है पर वो हमको दिखाई नहीं देता। वो इतना मतलब रेयर होता है जो हमको पता नहीं चलता, वो बच्चा गलत कर बैठता। जैसे उसको क्या लगा कि यहाँ पर एक सबसे पहले क्या किया गया कि एक छोटा सा आप एलिमेंट ले लीजिए, छोटा सा आप एलिमेंट ले लीजिए, उस एलिमेंट का एरिया मान लीजिए dA, और इस पर का जो चार्ज है उसको क्या मान लीजिए dQ, और ये अगर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो ये dQ जो चार्ज होगा वो क्या सिग्मा इंटू dA होगा। जो छोटा सा एलिमेंट लिया गया, पहले उस एलिमेंट पे बात कर लेते हैं। इस एलिमेंट पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो भैया ये एलिमेंट पर बात कर लिया dQ सिग्मा इंटू dA, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये बात हुआ, समझिएगा, इस चीज़ को फील करिएगा। यहाँ पर बात हुआ कि सर इस पे प्रेशर कितना लग रहा है, तो देख लो इस पे फोर्स कितना। तो भैया यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर देखना, यहाँ पे फोर्स बताना, यहाँ पे इस पे ये छोटा सा एलिमेंट पे है ना, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट पे कितना होगा। तो जो अगर इस पे हम फोर्स निकालें तो सारा जो dQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और dQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। भाई अभी बताएंगे पूरे कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। dQ को क्या लिख सकते हैं आप? सिग्मा इंटू dA एंड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर होगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना? सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट dA, और एरिया कितना है? dA, तो dA कैंसिल हो गया, तो आंसर आया सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि गलत है ये। अब बस रेयर गलत हुआ है यहाँ पर, बहुत ही छोटा सा रेयर गलत हुआ, और अधिकतर बच्चा ऐसे कर देता है आँख मूंद के। अब सोचिए कभी भी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, देखिएगा यहाँ पर जैसे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, Q1 है और एक Q2 है। हम आपसे बोले कि बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है इस Q1 के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप लिखिएगा वो सीधा सीधी, अगर ये दूरी R है तो क्या KQ1 बटा R स्क्वायर लिखिएगा। अगर हम इस पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे इस Q1 के कारण, तो सीधा सीधी क्या लिखाएगा? देखिए KQ1 बटा R स्क्वायर लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर, अब बताइए कि क्या इस Q2 का कोई इन्वॉल्व है यहाँ पे? नहीं भाई, यहाँ पे Q2 का तो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं वो वहाँ पर का चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आप यहाँ पे फोर्स लिखना है तो फोर्स क्या होगा? क्या Q2 इंटू ई होगा। तो जो E लिखा गया, क्या इस जिस पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हैं क्या वहाँ पर के चार्ज से कोई लेना देना नहीं है इसी में, इसके अलावा जो है उसमें है। लेकिन यहाँ पे आप क्या गलती की है? देखिए
क्या ये वाला भी काउंट कर लिए, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, क्या ये सारे चार्ज के कारण आया है कि नहीं आया है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था क्या सारे चार्ज के कारण आया था कि नहीं आया था? पर अगर हम यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लिख रहे हैं, तो फोर्स क्या होता है Q इंटू ई। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे वो यहाँ पर वाला चार्ज को छोड़कर लिखेंगे, यहाँ पर वाला चार्ज को जो है ना वो छोड़कर लिखेंगे। ये जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये कंडक्टर पे सारे चार्ज के कारण है। अब हमको इसको छोड़कर लिखना है, क्योंकि यहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो हम इसको छोड़कर इसके कारण लिखेंगे, मतलब इसके अलावा जो चार्ज होता है उसके कारण लिखा जाता है। तब फोर्स Q2 इंटू ई, फिर यहाँ वाला चार्ज यूज होता है। उसी तरीका से जब हम Q इंटू ई यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एट दैट पॉइंट जो लिखाएगा वो एक्सेप्ट द चार्ज, मतलब इस चार्ज को छोड़कर बाकी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिखा है। देखिए कैसे इसमें जो सही वाला है उसको हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है समझिए इस चीज़ को, कि आप जब ये वाला को लीजिएगा इस चीज़ को, तो थोड़ा सा समझिए कि जैसे यहाँ पर आप बात कर लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो कि ये जो एलिमेंटल पार्ट है, ये क्या है? एलिमेंटल पार्ट है। मज़ा आएगा, ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, एलिमेंटल पार्ट है ना, एलिमेंटल पार्ट है भाई। तो यहाँ पर बोला गया कि elementary part behaves as a infinite sheet for point P। ये वाला P पॉइंट क्या है? जस्ट आउटसाइड, इतना दूर नहीं है, एकदम जस्ट यहीं पर है, जस्ट ऊपर है। दिखाने के लिए भले कर दिए, बहुत मतलब थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा नजदीक है, ये इतना ज्यादा नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो एलिमेंट्री पार्ट है वो मतलब एलिमेंट्री पार्ट है बिहेव एज किस तरीके से? इनफाइनाइट शीट फॉर पॉइंट P के लिए ये वाला भी इनफाइनाइट शीट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट्री पार्ट के लिए जो होगा, वो क्या सीधा सीधी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई साहब? जनाब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एलिमेंट्री पार्ट के लिए क्या सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं कि नहीं? बिकॉज एलिमेंट्री पार्ट बिहेव्स एज अ इनफाइनाइट शीट फॉर द पॉइंट P, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही नजदीक है, तो हम एलिमेंट्री पार्ट को इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव कर सकते हैं, और वहां से एलिमेंट्री पार्ट के लिए आज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। तो नेट क्या हुआ? एक हुआ एलिमेंट्री पार्ट के लिए, एलिमेंट्री पार्ट, एंड प्लस एक हुआ अदर, मतलब इसके अलावा जो चार्ज है उसके कारण। ये दोनों मिलाकर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट है। तो क्या बच्चों, क्या मेरे पास एलिमेंट्री पार्ट आ गया है कि नहीं आ गया है? अब सोच के देखिए, जैसे एलिमेंट्री पार्ट पूछ कीजिएगा का अदर पार्ट का आ जाएगा, और हमको अदर पार्ट ही तो यूज करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं इस छोटे से एलिमेंट्री पार्ट पर, तो इसका चार्ज को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अदर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो अदर चार्ज के कारण कितना आ जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। तो आप आसानी से यहाँ पर अब निकाल सकते हैं प्रेशर। कितना आएगा प्रेशर? जरा देख लेते हैं हम भी। प्रेशर भाई देखा दो, देखो। तो यहाँ से जो प्रेशर आएगा वो होता है क्या? फोर्स बटा एरिया। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स होता है Q इंटू ई बटा क्या हुआ? एरिया। अच्छा चलो, तो प्रेशर क्या होगा? Q कितना है? DQ छोटा सा, E कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, और एरिया कितना है? DA एरिया है। अच्छा, अब प्रेशर देखिए DQ कितना होगा? तो सिग्मा इंटू DA इंटू सिग्मा और बटा DA इंटू 2 एप्सिलॉन नोट। DA कैंसिल, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। ये आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर है। देख लीजिए कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट। तो आपका ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है। कंडक्टर में अगर प्रेशर के बात किया जाए तो वो कोई भी हो, तो सिंपल सा क्या कर लो? सिग्मा। एंड सिग्मा यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, देखिएगा
जैसे मान लिया जाए ये प्रेशर आया, अच्छा सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, तो प्रेशर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, भाई प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉरी सिग्मा मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर, तो देन प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर। मतलब जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा, मतलब वहाँ पे लीक करने का ज़्यादा चांसेस होता है प्रेशर को लीक करने का। तो यहाँ और जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, बहुत कम होगा। क्लियर है? तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर था, इतना ही प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है। चलिए एक दो क्वेश्चन प्रेशर वाला पे कर लेते हैं। चलिए जैसे मान लिया जाए यहाँ पर बोला गया कि एक कोई स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया फाइंड फोर्स इंट्रैक्शन फोर्स between two half स्फीयर। मतलब आधा स्फीयर जो होगा ये ऐसे यहाँ पर आधा होगा ना, इस तरीके से ऐसे है ना, एक पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, एक जो पार्ट है उसको दूसरे पार्ट में कितना फोर्स लग रहा है, सिंपल सा ये पूछा गया। तो आप ध्यान से देखिए, एक पार्ट को पहले हटा लीजिए। आप देखिए कि यहाँ का प्रेशर हम लोग को पता है, प्रेशर क्या होता है, क्या सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स क्या हुआ, प्रेशर इनटू एरिया। भाई तो ये जो हाफ पार्ट है, क्या प्रेशर इस फोर्स जो होगा क्या इस प्रकार ऐसे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? भाई वो वाला जो पार्ट है वो इस तरीका से लगा रहा होगा, तो परपेंडिकुलर लगा रहा होगा। तो सोचिए कि क्या इसी एरिया पे लग रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, नहीं तो बुक में बहुत लंबा मेथड से कराया जाता है, बहुत सारा इंटीग्रेशन किया जाता है, अलग अलग वैरायटी से कराया जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि प्रेशर को यूज करके हम इस टाइप का फोर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सिंपल सा वो होता है कि फोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हो जाता है। अब प्रेशर कितना है देखिएगा, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट, और प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सा है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नोट, और प्रोजेक्टेड एरिया, भाई प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, सामने वाला एरिया होता है। भाई ये कितने एरिया में लगा रहा है ऐसे प्रेशर, तो ये सामने वाला एरिया, तो सामने वाला तो एक सर्किल टाइप का है, तो सामने वाला एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, प्रोजेक्टेड एरिया हो गया। मतलब इसको आप ऐसे पचका दें, मार दें, जो गोला बनेगा उसका एरिया बताना, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। प्रोजेक्टेड एरिया का मतलब पूरा का प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या कैसा होगा। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो प्रेशर को यूज करके बनाएं। अच्छा ये सिग्मा के टर्म में तो नहीं दिया, यहाँ क्यू दिया है, तो सिग्मा का वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा का वैल्यू लिखा जाएगा क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्यू टोटल का दिया हुआ है, तो ये क्यू 4 पाई। अब वहाँ पर जब पुट करिएगा तो फोर्स कितना होगा, क्यू स्क्वायर बटा 16 पाई स्क्वायर आर के पावर 4 इंटू 2 एप्सिलॉन नोट एंड पाई आर स्क्वायर। तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बटा 32 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। ये फोर्स आ गया बिटवीन द टू हाफ स्फीयर, दोनों स्फीयर के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे, एक दूसरे को जो प्रेशर ऐसे वो उसको प्रेशराइज कर रहा होगा, ये इसको प्रेशराइज कर रहा होगा, तो जो प्रेशर लग के कारण फोर्स लग रहा होगा, भाई प्रेशर होता है फोर्स, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर जो होगा फोर्स क्यू स्क्वायर बाय 32 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। तो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी के अगले क्लास में मिलते हैं। और एक रिक्वेस्ट हमेशा से रहता है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि ये वीडियो
सबके पास पहुंच पाए और अच्छे से पढ़ाई करें। और एक बात और कि घर पे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें और इसको सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, कॉपी कलम लेकर साथ में बैठें, साथ में नोट्स तैयार करें और जैसे ही अभी बताएं तुरंत बुक उठा लें, चाहे वो एस सी वर्मा हो चाहे वो सिंगेज हो, बुक उठाकर ज़रूर आप यहाँ पे काम कीजिए, उसको तुरंत पढ़िए और उसके बाद इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। क्लियर है? थैंक यू।